नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे इस IIT JEE NET के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एमपी फिजिक्स। प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो अपना चैप्टर है वो है वेव। ठीक है, इस चैप्टर में अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और हमारे चैनल से जुड़े रहना। ठीक है, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और लेक्चर्स मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो लेक्चर है वो शुरू करते हैं, दैट इज़ वेव। ठीक है, आज का जो अपना चैप्टर है वो वेव है और ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी वेटेज एग्जाम में काफ़ी है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है और आज के इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देख लेंगे वेव क्या होती है, इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव देख लेंगे, फिर पैरामीटर ट्रैवलिंग वेव देख लेंगे, इक्वेशन देख लेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव, ये सारे जो टॉपिक है, साउंड ऑफ स्पीड देख लेंगे, है ना, स्पीड ऑफ साउंड देख लेंगे, और स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग के ऊपर, ऑर्गन पाइप के ऊपर देख लेंगे, और लास्ट में अपन बीट पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। आगे बढ़ें, चलो तो आगे बढ़ते हैं। वेव कुछ और नहीं है, एक जो अपन डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और एक ब्यूटीफुल एकदम पैटर्न बनता है, इसको अपन वेव बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, इट इज अ डिस्टर्बेंस कैरिंग एनर्जी विच ट्रेवल्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, है ना, इस टाइप की वेव होती है और यहाँ पे जो एक पार्टिकल है, मैं अगर एक पार्टिकल की बात करता हूँ, यहाँ पे एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, इस मीन पोजिशन के अबाउट इर्द गिर्द SHM कर रहा है। ठीक है, ये पार्टिकल कहीं नहीं जाते लेकिन ये एनर्जी इस पार्टिकल को देगा, फिर ये एनर्जी ऐसे पार्टिकल को देता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी क्या होती है, आगे फ्लो होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी फ्लो हो रही है आगे, तो यहाँ पे वही लिखा है कि यहाँ पे एक कैरिंग एनर्जी होती है, ट्रांस डिस्टर्बेंस जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या होती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, जैसे आपने कभी इस स्ट्रिंग में आपने पल्स दिया होगा तो यहाँ पे ये ऐसे इस टाइप का ऐसे बनता है ना, इसको अपन वेव बोलते हैं। इस टाइप का आपने जैसे पानी में एक पत्थर फेंका होगा तो यहाँ पे ऐसे धारियाँ ऐसे बनती है सर्कल में, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये ऐसे वेव चलती है ना, ऐसे इस टाइप की वेव ऊपर नीचे। तो वहाँ पे बस कुछ और नहीं है, वाटर के पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट इर्द गिर्द SHM करते हैं और इन बहुत सारे पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस होता है, तो इस फेज डिफरेंस के कारण यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न बनता है। ठीक है, इसको अपन वेव्स बोलते हैं। ठीक है, वेव दो प्रकार की होती है, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में अपन पता है कि मीडियम की नीड होती है, नॉन मैकेनिकल में मीडियम की नीड नहीं होती है। ठीक है, ये दो टाइप की होती है, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडनल। और यहाँ पे EM वेव, ठीक है, डे ब्रोगली वेव, जितनी भी अपन मॉडल में पढ़ते हैं वो अपने पास नॉन मैकेनिकल वेव होती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ये इम्पल्स दे रहा है तो यहाँ पास जो पार्टिकल है वो क्या करता है, इस मीन पोजीशन के अबाउट इर्द गिर्द SHM करता है। कभी यहाँ पे होता है पार्टिकल, कभी यहाँ पे, बस यहाँ पे एनर्जी आगे ट्रांसफर होती रहती है ये। और ये जैसे कि ये अपन ने देखा, ये है अपने पास टाइप, दैट इज ट्रांसवर्स का है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है अपने पास ये है ट्रांसवर्स का, ये ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव हो जिसमें ये पार्टिकल है वो इस जो वेव वेलोसिटी है, ठीक है, वेव की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर पार्टिकल SHM करता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में जो वेव की डायरेक्शन होती है उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल क्या करता है, SHM करता है। और यहाँ पे जो पार्टिकल है, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे स्प्रिंग है, अगर मैं इसको ऐसे थोड़ा सा इम्पल्स देता हूँ तो ये पार्टिकल ऐसे SHM करता है, तो यहाँ पे वेव भी ऐसे जा रही है। ठीक है, वेव की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है और पार्टिकल की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। ठीक है ना, यानी कि पैरेलल हो जाए तो ये जो अपने पास वेव बनती है उसको बोलते हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यही थे अपने पास मैकेनिकल वेव दो। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल परफॉर्म SHM इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू वेव मोशन, है ना, कि वेव मोशन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन होता है SHM। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग में देखा होगा। ठीक है, वाटर के अंदर जो वेव होती है वो कौन सी होती है, अपने पास ट्रांसवर्स वेव, है ना। अभी जैसे एग्जांपल बताया कि यहाँ पे पार्टिकल इस मोशन के इर्द गिर्द क्या करता है, परपेंडिकुलर SHM करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया अपन को पैटर्न, ठीक है, ये वेव का दिया है, यहाँ पे पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये पार्टिकल इस तरफ, और वेव की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है ना, ये पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, फिर ये नीचे जा रहे हैं, ये इनकी सबकी डायरेक्शन है। यहाँ पे जो डायरेक्शन दी है ये पार्टिकल की दी है, और यहाँ पे जो C लिखा हुआ है यहाँ पे ऊपर, ये वेव की डायरेक्शन दी गई है ना, इस तरफ वेव आगे बढ़ रही है, पार्टिकल डिफरेंट पोजीशन पे जो है उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग दिख रही है आपको। आ गया समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रांसवर्स वे में यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट, नॉट दैट द नथिंग एक्चुअली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है ना,
कोई वेव है अपने पास एक्चुअल में कोई मूव नहीं करती, बस पार्टिकल यहाँ पे परपेंडिकुलर इर्द गिर्द एसएचएम करते हैं, ठीक है, और एनर्जी ट्रांसफर होती है। इट इज जस्ट अ शेप ऑफ मीडियम चेंजिंग सो ब्यूटीफुली ड्यू टू द सर्टेन फेज डिफरेंस। मैंने आपको पहले ही बताया कि फेज डिफरेंस के कारण ही, है ना, फेज डिफरेंस के कारण ही एक ब्यूटीफुल सा फेज मतलब पैटर्न बनता है, फिनोमेनन बनता है, उनको अपन वेव कहते हैं। बात समझ आ गई क्या? ठीक है, तो यही था अपने पास। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपल सा एक यहाँ पे जो पार्टिकल है, एक यहाँ पे पार्टिकल, इन दोनों के पार्टिकल के बीच में क्या होगा? फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। एसएचएम में मैंने थोड़ा बहुत बताया था आपको, ठीक है। तो ये फेज डिफरेंस के कारण यहाँ पे ऐसा फिनोमिना बनता है। अगर बाय चांस इनका फेज डिफरेंस 0 होता, सबका फेज सेम होता, तो अपन को एक साथ ये ऊपर जाते दिखते और एक साथ नीचे, यानी जैसे ही मार्कर है, ठीक है, ये एक साथ ऊपर जाता एक साथ नीचे, ऐसे पैटर्न। तो ऐसा कोई ब्यूटीफुल पैटर्न नहीं बनता, लेकिन यहाँ पे अगर फेज डिफरेंस है तो अपने पास एक पैटर्न बनता है जिसको अपन ब्यूटीफुल कह सकते हैं। ऐसा एक फिनोमिनन जिसको अपन वेव कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये पार्टिकल है, ये क्या कर रहा है? मैंने वही बताया कि एसएचएम कर रहा है ना। इस पार्टिकल कभी यहाँ पे आ जाएगा, ये जैसे वेव है, यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे रुक जाएगा पार्टिकल यहाँ पे, बस यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। आगे बढ़े, चलो, ठीक है। तो ये था अपने पास वेव, और वेव की इक्वेशन कैसे होती है? यहाँ पे वेव की इक्वेशन होती है दैट इज वाई जिगट, जैसा एसएचएम की देखी थी अपन ने, इसी तरीके की होती है, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और के एक्स, जिसमें के क्या है? के इज अ एंगुलर, यहाँ पे लिखा होगा एंगुलर वेव नंबर है ना, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। के इज अ एंगुलर वेव नंबर, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। और इसकी जो वैल्यू होती है, जो फॉर्मूला होता है, वो 2 पाई अपॉन लैम्बडा होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ये होता है 2 पाई अपॉन टी, एसएचएम में अपन पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये एक बात इंपॉर्टेंट याद ये रखनी है कि अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाती है तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव आता है, और अगर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाती है तो यहाँ पे जो साइन आता है वो पॉजिटिव आता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वेव नंबर अपने पास, जो वेव की जो वेलोसिटी है वो होती है लैम्बडा अपॉन टी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक, जैसे यही है अपने पास एक, यहाँ से यहाँ जो लेंथ होती है इसको अपन बोलते हैं लैम्बडा, क्या बोलते हैं यहाँ पे? लैम्बडा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का, ये आपको याद है, यहाँ पे इसको लैम्बडा बोलते हैं। और ये कितने से जा रही है? वी वेव वेलोसिटी से जा रही है, तो इसको टाइम कितना लगा होगा? यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट में टाइम पीरियड टी लगता है, तो अपन टाइम पीरियड हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास, क्या हो जाएगा? लैम्बडा अपॉन वी हो जाएगा, है ना। वेव, तो वेव इस तरफ आ जाएगा, तो वेव वेलोसिटी आ जाएगी, वो आ जाएगी लैम्बडा अपॉन टी, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। और यहाँ पे जो वेव होता है वो ओमेगा अपॉन के भी होता है, अगर आप इन दोनों का रेशियो लोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे प्लस माइनस का ध्यान रखना है, अगर माइनस है पॉजिटिव एक डायरेक्शन में और प्लस है तो नेगेटिव एक डायरेक्शन। अगर यहाँ पे वाई है, यहाँ पे एक्स की जगह वाई होता तो, और माइनस होता तो यहाँ पे पॉजिटिव वाई में जाती, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। जो एक्सिस दिया है उसके मतलब अलॉन्ग डायरेक्शन में जो वेव है वो वेलोसिटी से जाती है, ठीक है प्रभु। तो यहाँ पे लिखा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल मेक्स द वेव ऑफ ब्यूटी फिनोमेना। ये अपन ने समझ लिया सारी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी देखनी है, ठीक है, और वेव की जो वेलोसिटी है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है दैट इज वी पी, ठीक है, पार्टिकल की माइनस वी वेव की इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ कि अपने पास एक वेव है, ठीक है, सिंपल एक अपने पास वेव है ऐसी। तो अगर मुझे इस पार्टिकल की देखनी है ना, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसकी पार्टिकल की मुझे वेलोसिटी देखनी है। अपन को पता है कि वेव की डायरेक्शन इस तरफ जा रही है ना, वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं क्या खींचूंगा? एक टेंजेंट, इसकी स्लोप निकालूंगा। ये अपने पास क्या है? वाई इक्वल टू जो भी है, तो यहाँ पे जो स्लोप आएगी दैट इज डी वाई बाय डी एक्स। और आप ध्यान से देखोगे जो डी वाई बाय डी एक्स है वो क्या है? यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव, ठीक है, और वी पॉजिटिव, तो ये दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब जो वी पार्टिकल आ रहा है वो क्या आ रहा है? यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इसके लिए अपने पास नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब कहाँ जा रहा होगा? वो डाउनवर्ड पार्टिकल जा रहा होगा। क्या ये आपको बात समझ आई? तो ये डायरेक्शन भी अपन को पता चल जाती है प्लस माइनस से, ठीक है। और यहाँ पे अगर मुझे पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो अपन ऐसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़े। तो ये यहाँ पे वही था। अब सवाल करते हैं 2023 में क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू 10 की पावर -2 साइन 2 पाई 60t माइनस 0.5x प्लस ये क्या दिया है? पाई बाय 4 होगा ना, पाई बाय 4,
ये अपन को दिया है, सही है। और अपन को क्या पूछा गया है कि स्पीड ऑफ वेव, ठीक है, स्पीड ऑफ वेव पूछा है। हाँ, तो स्पीड ऑफ वेव के लिए अपन ने लिखा था अभी फॉर्मूला जस्ट, वो क्या लिखा था बताओ? वो अपन ने लिखा था ओमेगा अपॉन के भी होता है ना, ओमेगा अपॉन के भी होता है या लैम्बडा बाय टी भी होता है। तो अपन ये फार्मूला लिख देते हैं, यहाँ से कंपेयर करेंगे। देखो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 10⁻⁻2 साइन, ये अंदर आ जाएगा तो 120 पाई टी हो जाएगा, और ये अपने पास वैसे ओमेगा हो गया, और ये हो जाएगा अपने पास पाई एक्स, सही लिखा है क्या मैंने? पाई एक्स हो जाएगा ना, माइनस का पाई एक्स प्लस पाई बाय 4। तो बस यहाँ पे ये अपन को के दिया है और ये अपन को ओमेगा दिया है। तो यहाँ से सोल्व कर देना, आपके पास आ जाएगा, और चेंज कर देना ना, यहाँ पे जो भी वेलोसिटी दी है ओमेगा से मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना, है ना। तो ये अपने पास आंसर निकल के आता है, सिंपल सवाल था। और क्या बोला है कि ट्रैवलिंग इज अ डिस्क्राइब द इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पे ये इक्वेशन दी है, यहाँ से ओमेगा कितना दिया है 4 दिया है, के कितना दिया है 8 दिया है, पहली बात, ठीक है। और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया है। वेलोसिटी ऑफ द वेव इज, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव, बस दोनों का रेशियो लेना है, ठीक है। तो ओमेगा अपन के 2 आ जाएगा, ठीक है, के अपन ओमेगा था ना, के अपन ओमेगा नहीं, ओमेगा अपन के आ जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था आप ध्यान से देखो, ये क्या था, वेव ओमेगा अपन के था, तो यही था अपने पास, कहाँ गया ये रहा सवाल, ठीक है। तो यहाँ से आप निकालोगे तो आपके पास 0.5 आंसर आ जाएगा, देख लो, सिंपल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं आते। बस जो इस वेव के जो क्वेश्चन आते हैं वो एज इट इज़ फॉर्मूला बेस आते हैं, देखो आप ध्यान से, इवन एडवांस के में भी कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। तो यहाँ पे बस आपको फॉर्मूला बेस पूछ लेंगे, बस आपको एक फिक्स पैटर्न होता है ना, तो ये आपको पूछ सकते हैं। तो ये डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जुगेटिव पॉइंट ऑफ द फेज डिफरेंस 60, और फ्रीक्वेंसी दिए इससे, है ना। तो अपन को डिस्टेंस दिए दो कॉन्जुगेटिव, कॉन्जुगेटिव का मतलब दो पार्टिकल है उनकी y की वैल्यू सेम है ना। तो मान लो कि यहाँ से ये दो पार्टिकल मैं मान लेता हूँ, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इनका जो ये दिया अपन को 6 मीटर दिया है, और इनका फेज डिफरेंस दिया है वो कितना दिया है 60। तो वेलोसिटी, और ये अपन को क्या पूछा है कि वेलोसिटी क्या होगी फ्रीक्वेंसी, तो कैसे निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी अपन को दी हुई है। तो ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखना कि अपन जो यहाँ पे एक मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में, वो होता है 2 पाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से फेज डिफरेंस अपन को कितना दिया है पाई/3, यही दिया है क्या, ठीक है, अपन को क्या दिया है पाई/3 दिया है। तो यहाँ से मैं लैम्बडा निकाल सकता हूँ, और अपन को क्या फ्रीक्वेंसी दी है तो अपन वो भी निकाल सकते हैं, ओमेगा भी, ओमेगा लैम्बडा आ जाएगा, ठीक है, के आ जाएगा, सारी चीज़ आ जाएगी। तो देखो एक बार मैं कैसे करता हूँ, ये अपन को दिया है पाई/3 दिया है, 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स 6 दिया है, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, और क्या हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो ये इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लैम्बडा आ जाएगा अपने पास 12 36, है ना। लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई 36, सही है। 2 ये हो जाएगा अपने पास लैम्बडा, इस तरफ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हाँ 36 आ गया लैम्बडा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन लैम्बडा, तो ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्बडा दैट इज के लैम्बडा 36, तो ये अपने पास आ गया के। अब ओमेगा अपन फ्रीक्वेंसी जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा होता है वो 2 पाई एफ होता है, ठीक है, 2 पाई एफ होता है। कैसे आता है देखो, ओमेगा होता है अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा 2 पाई टी, और 1/t होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ से वही निकल के आता है। तो यहाँ से ओमेगा कितना आ जाएगा 2 पाई, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 500, यानी कि हो गया अपने पास 1000 पाई। ये ओमेगा आ गया, और क्या आ गया के आ गया, बस दोनों का रेशियो ले लो। तो यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी 1000 पाई अपॉन 2 पाई इंटू 36, सही लिखा मैंने, हाँ, पाई से पाई कैंसिल, और ये से ये अपने पास 18,000 बस। और अपन को क्या बोला, ये मीटर पर सेकंड में, तो इसको किलोमीटर से चेंज कर देंगे, तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैसे इसको किलोमीटर में चेंज करना है ना, तो ये जाएगा 18 किलोमीटर पर सेकेंड, सही है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 18, ये देखो है ना, आगे बात समझे। तो ये सिंपल सवाल आते हैं, बस आपको फॉर्मूले याद रखने। अब ये देखो, जैसे मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, इसके बेसिस पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है माइनस वेव की वेलोसिटी और dy/dx, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर देखो सवाल भी आएगा। क्या बोला है कि वेव इज प्रोपोगेटिंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, अपन को पता है राइट डायरेक्शन में जा रही है,
तो अपन v जो है ये पॉजिटिव आ गया। चलो ठीक है, कमेंट ऑन द वेलोसिटी पार्टिकल ये। तो ध्यान से देखो, इनको ऊपर अपन को कमेंट करना है कि किस किस की, जैसे ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है वो देखना है। आपको पता है कि इसका dy बाई dx कितना है, 0 है ना। dy बाई dx कितना है इसका, वो है 0। तो यहाँ 0 है तो यहाँ पे vp कितना हो जाएगा, vp 0 हो गया। और ऐसे कैसे यहाँ पे भी vp 0 हो जाएगा, है ना। ये अपन को पता चला। यहाँ पे पार्टिकल p और पार्टिकल r दोनों ही 0 है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ। यहाँ पे अपने पास ये स्लोप क्या है, नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे जो vp है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, कौन से के लिए, क्यों के लिए। यहाँ पे मैं क्यों ही लिख देता हूँ, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों के लिए मैंने ये लिख दिया। एस के लिए ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव यानी कि वीपी क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो वीपी है वो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब नीचे जा रहा है, पॉजिटिव मतलब ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे भी अगर मैं वीपी देखूँ तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल का पॉजिटिव स्लोप, ये भी पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि अपन को ये पता चला कि ये और ये दोनों एस और टी तो डाउनवर्ड जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे एस टी डाउनवर्ड कहाँ पे लिखा है, एस टी मूव डाउनवर्ड। ठीक है, एस टी मूव डाउन, ये तो गया वैसे पार्टिकल 0, ये तो रुका हुआ है। तो एस टी मूव डाउनवर्ड, एस टी मूव डाउनवर्ड, तीनों ऑप्शन में। और क्या बोला है, और क्यू है पॉजिटिव, अपवर्ड होगा। एंड क्यू आर तो वैसे रुका हुआ है ना, आर तो रुका हुआ है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो सिंपल सवाल था। यहाँ पे आगे बढ़े क्या, देख लो। ठीक है, ये था अपने पास बेसिक जो अपने फॉर्मूला पढ़ा था, पार्टिकल की वेलोसिटी और वेव की वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। इसके ऊपर भी सवाल आए हुए हैं। अब बोला है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रांसफर वेव ऑन द स्ट्रेस स्ट्रिंग, यानी कि मुझे वेलोसिटी देखनी है कि मैं एक इम्पल्स देता हूँ, है ना, एक पल्स देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना, दैट इज टी बाय म्यू। ये होता है जहाँ पे टी इज अ टेंशन इन स्ट्रिंग एंड म्यू इज अ, ये हो जाएगा म्यू अपने पास है मास, मास पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे जो मास है उसको बोलते हैं अपन ये। तो ये होती है अपने पास वेव की वेलोसिटी, एक अपर इंपल्स देते हैं यहाँ से तब। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये इसकी जो कितनी स्पीड से जाता है ये, वो अपन को ये फॉर्मूला आंसर देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े क्या, चलो। तो क्या बोला है कि स्टील वायर विद मास पर यूनिट लेंथ 7 दिया है ना, 7 × 10⁻³ होगा शायद, 7 × 10⁻³ होगा अपन को। ये क्या दिया है, म्यू दिया है, यूनिट लेंथ पे है ना। टेंशन कितना दिया है, 70, और स्पीड ऑफ द ट्रांसफर से क्या मतलब। ये तो ईजी सवाल है, बस आपको फॉर्मूला यूज करना था, फॉर्मूला बेस आया, ये बिल्कुल ईजी सवाल। आगे बढ़े क्या, हाँ ये बढ़िया सवाल है, ये आप अच्छी कैटेगरी के सवालों में रख सकते हो इसको। क्या बोला गया है कि स्मॉल पल्स इज क्रिएटेड एट द बॉटम पॉइंट ऑफ द स्प्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ म्यू दिया है इसका। ठीक है, और ट्रेवल अपवर्ड, फाइंड द टाइम टेकन टू, यहाँ से यहाँ तक रीच टॉप तक पहुँचने में इसको टाइम निकालना है। इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज एल है। तो आपको पता है कि मैंने फॉर्मूला जो भी लिखा है वो क्या लिखा है, v इजिकल टू, वैसे आगे जगह है कर देंगे अपन, v इजिकल टू टी अपॉन म्यू, ये अपन को लिखा है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे कि हर पॉइंट पर जो टेंशन है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ कि ये स्ट्रिंग है अपने पास, है ना। जब भी ऐसे था तो मैंने आपको बताया था इलास्टिसिटी में कि आप क्या करो, एक आइडियल स्ट्रिंग मानो बीच में, और इसके अंदर जो टेंशन होगा वही टेंशन इसके किसी पॉइंट पर होगा, तो मैंने आइडियल स्ट्रिंग मान ली। और इसका जो मास हो जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक जो एक्स लेंथ है इस पर जो मास हो जाएगा m डैश, है ना, और यहाँ पे जो टेंशन होगा वो हो जाएगा m डैश g के इक्वल। और यहाँ का जो मास कितना होगा बताओ, l लेंथ पे मास m है तो ये m अपॉन l, यूनिट लेंथ पे ये हो जाएगा और x पे ये हो जाएगा, और ये g हो गया, यानी कि m g बाय l इंटू एक्स। ये अपने पास टेंशन आ गया, और ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या। ठीक है, तो ये अपने पास टेंशन आ गया, टेंशन की वैल्यू ये आ गई। और म्यू क्या होता है अपने पास, म्यू होता है m अपॉन l हो जाएगा। ये बात समझ में आई क्या, क्योंकि यूनिट लेंथ पे जो मास है इसका वो इसका क्या है, म्यू है। तो म्यू और इसकी वैल्यू दोनों की मैं पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से क्या बनेगा देखो ध्यान से, वेलोसिटी रूट टी, ये अपने पास हो जाएगा
एम जी एक्स अपॉन एल अपॉन एम अपॉन एल। ठीक है, ये हो जाएगा। तो एम से ये पूरा कैंसिल, तो अपने पास जो वी की वैल्यू आई दैट इज रूट जी एक्स। और यहाँ से अपन को ये पता चला कि रूट जी और एक्स की पावर 1/2 के प्रोपोर्शनल। कि आपको ये समझ में आया क्या? अपने पास ये आया, वेलोसिटी क्या है, वेरी कर रही है। देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वेलोसिटी वेरी कर रही है। जितनी ज़्यादा ये अपने पास एक्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी जैसे जैसे पल्स ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, ये अपन को पता चला। अब अपन को क्या निकालना है बताओ? यहाँ पे बोला है कि टाइम कितना लगेगा। तो टाइम के लिए अपन कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। टाइम के लिए अपन अपने पास अभी इक्वेशन क्या आई दैट इज रूट जी एक्स की पावर 1/2। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, डी एक्स बाय डी टी रूट जी एक्स 1/2। यहाँ से अपने पास नीचे आएगा तो ये जाएगा डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2 और ये हो जाएगा रूट जी और डी टी। बस इंटीग्रेशन करना है ना। इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लगा देंगे बताओ? लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 0 से एल तक, और टाइम कितना था इनिशियल में 0, और कितना हो जाएगा टाइम टी। वही अपन को टाइम निकालना है। ये -1/2 है तो यहाँ से हो जाएगा एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, लिमिट 0 से एल और रूट जी बार आ जाएगा और टाइम टी हो जाएगा। सही लिखा है क्या? तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आंसर आता है बताओ? ये अपने पास आंसर निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 रूट 2 और 2 ऊपर आ जाएगा, तो यानी कि 2 और रूट एल रूट जी बाय टी। तो यहाँ से टी निकल के आया दैट इज 2 रूट एल बाय जी। ये टाइम निकल के आता है। ठीक है, ये अपने पास क्या निकल के आता है, टाइम निकल के आता है। अब एक तो ये मेथड थी, आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हो। एक दूसरी और भी मेथड है, और आप देखोगे ध्यान से, और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात भी मैं बताऊंगा क्या है, देखो ध्यान से। कि यहाँ पे अपने पास टाइम तो आ गया आंसर कि टाइम कितना लगता है दैट इज रूट 2 रूट एल बाय जी, ये तो अपन को पता है। अब यहाँ पे इसका मैं देखो वेलोसिटी क्या दी है अपन को, वो दी है रूट जी और एक्स की पावर 1/2। यानी कि जो v है वो फंक्शन ऑफ है x का, और मुझे अगर इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला लूँगा, v dv बाई डी एक्स। वी है अपने पास है ये, तो dv बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा रूट जी और ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से वैल्यू दोनों की पुट करूँगा तो यहाँ से एक्सेलरेशन हो जाएगा रूट जी एक्स की पावर 1/2 इंटू रूट जी बाय रूट एक्स। ये तो ये गया, तो यहाँ से अपने पास जी हो जाएगा, ना कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है g/2। और आप ध्यान से देखोगे ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। तो ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकता हूँ, है ना। और आपको ये भी याद रखना है कि ये निकल के आता है ए की वैल्यू आती है g/2। यानी कि जो इसकी जो वेलोसिटी जो यहाँ पे पल्स दिया उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है g/2, है ना। जी की वैल्यू अपन 10 रखें तो 5 मीटर पर सेकेंड से ये आगे बढ़ता है, ये आगे बढ़ते हैं। चलो तो यहाँ से अपने पास ये, तो सेकंड मेथड ये है। अब मैं बता देता हूँ सेकंड मेथड में ये है, आप ध्यान से देखना कि काइनेमेटिक इक्वेशन लगा सकता हूँ मैं, और टाइम निकालना है तो कैसे, x = ut प्लस हाफ at²। यू तो यहाँ पे क्या है 0 है, x कितने लेंथ l है, ठीक है, हाफ, और इसकी वैल्यू कितनी थी g/2 और टाइम t²। तो यहाँ से अपने पास आप इस तरफ जाएगा तो 4l/g = t²। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी ये 2 रूट l/g हो जाएगा। यानी कि यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है, ठीक है, ध्यान से देखो। तो ये भी आप सेकंड मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ से अपन को ये पता चला एक्सेलरेशन इसका ये होता है, वेलोसिटी वेरी करती है, ऐसे वेरी करती है, ठीक है, टाइम इतना लगता है पल्स को। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल था, आप अच्छे सवालों की कैटेगरी में इसको रख सकते हो, ठीक है। अब आता है अपने पास इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है बताओ? इंटेंसिटी सिंपल है, इसका जो फॉर्मूला है हाफ रो वी ω² a² होता है। ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। और यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि अगर सारी चीज़ें कांस्टेंट है तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये अपन 12th में एक YDSC एक्सपेरिमेंट आता है, ठीक है, वहाँ पे इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है एम्पलीट्यूड के लिए, ठीक है। तो ये अपने पास इंटेंसिटी ये एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे डेंसिटी है, वेलोसिटी दी है और ओमेगा है, ये सारी चीज़ें अपन को पता ही है ना। इंटेंसिटी का ये फार्मूला याद रख लेना, और मैंने ये अपने पास फार्मूला निकल के आता है। आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब था अपने पास दूसरा आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। पर अपने पास इंटेंसिटी हो गई, अब आते हैं अपना लॉन्गिट्यूडनल वेव। पार्टिकल परफॉर्म एज इन डायरेक्शन ऑफ द वेव। मैंने आपको बेस्ट देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव को अपन
बोर्ड पे नहीं बता सकते क्योंकि उसका सही से अपन को समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है पार्टिकल इसके अलॉन्ग ऐसे मूव करते हैं। तो कहीं पे तो इसका जो प्रेशर बढ़ता है, कहीं पे घटता है ना। कभी कभी तो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ती है, कभी कम होती है। वहाँ पे बढ़ती है प्रेशर जहाँ पे हाई होता है, ठीक है वहाँ पे, और वहाँ पे कहीं पे प्रेशर कम होता है, वहाँ पे उनके दो नाम है। दैट एक आता है कंप्रेशन और एक आता है रेयरफेक्शन, ठीक है, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आता है, ठीक है। और ये किस एग्जांपल इनके साउंड वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। परफॉर्म एसएचएम इन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग को मैं यहाँ से थोड़ा धक्का देता हूँ तो स्प्रिंग ऐसे ऐसे होती है, आपने कभी भी फील किया होगा इसको ऐसे करके। तो यहाँ पे वही दिया गया है कि पार्टिकल है, यहाँ पे देखो पास में हो रहे हैं फिर दूर हो रहे हैं, कहीं पास में हो गए ये दूर हो गए, पास में हो गए दूर हो गए। जहाँ पे पास में है इनका जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर हाई है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे ये फिर अपने पास बनेगा ये अपने पास, जहाँ पे दूर दूर है पार्टिकल, ये पास पास पार्टिकल है, ठीक है, ऐसे ही बनता रहता है ना, आगे बनता है। यहाँ पे जो प्रेशर है, ठीक है, वो हाई है, यहाँ पे प्रेशर लो है। इसको प्रेशर वेव भी बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर वेव क्यों बोलते हैं कि पूरा यहाँ पे रिलेशन प्रेशर से है। कई पार्टिकल के बीच में प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, कहीं पे कम हो जाता है। और यहाँ पे ये इसको बोलते हैं कंप्रेशन, और इसको बोलते हैं अपन रेयरफेक्शन, ठीक है ना। जहाँ प्रेशर कम होता है वो रेयरफेक्शन होता है, जहाँ प्रेशर हाई होता है उसको कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका पैटर्न होता है, अपन यहाँ पे बोर्ड पे सही से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। तो इनकी जो इंटेंसिटी होती है वो ये होती है, ठीक है। जहाँ पे पी क्या है बताओ, ये पी है, यहाँ पे प्रेशर है ना, ये लिखा ना, यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस। और ये पी नॉट बाई स्क्वायर, और यहाँ पे जो बीटा है दैट इज बल्क मॉड्यूलस, और वहाँ पे बल्क मॉड्यूलस अपन क्या जानते हैं, जो डेल्टा पी है और माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, है ना। वहाँ पे पढ़ा था इलास्टिसिटी में, वो बल्क मॉड्यूलस ये होता है, यहाँ पे ये आता है, ठीक है, और वो ये। तो ये फॉर्मूले होते हैं, ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ें क्या, चलो। अब क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्स प्रेशर, यहाँ पे एक आता है प्रेशर डिफरेंस। जो प्रेशर डिफरेंस होता है इनके बीच में, जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना, मैक्सिमम प्रेशर डिफरेंस होता है। जैसे मान लो कि ध्यान से देखो, मैं आपको एक बता देता हूँ, ये पार्टिकल पास पास में है, ये दूर दूर है। तो इनका जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना, कि यहाँ पे ऐसे मान लो कि पहले मैं सिंपल आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे कि मैं जब नहीं बोल रहा हूँ तो पार्टिकल के ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा है बताओ, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ऑब्वियसली। जब मैं बोल रहा हूँ, मेरी जो आवाज़ आ रही है, मेरी जो साउंड एनर्जी निकल रही है, वो इस आगे वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, ठीक है, उन्होंने प्रेशर लगाया, ठीक है, तो वो प्रेशर आगे वाले पार्टिकल एक दूसरे को लगाते रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे प्रेशर पी था, पी नॉट था, और इसका जो प्रेशर हाई हो गया ना, कहीं पे जो मैक्सिमम प्रेशर, जैसे यहाँ पे प्रेशर हाई होता है और यहाँ पे प्रेशर लो होता है, तो जो मैक्सिमम प्रेशर होता है दैट इज पी बी ए के, है ना, बी ए के, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्रेशर होता है कितना होता है बी ए के, और यहाँ पे एक और भी होगा पी नॉट। और जो लोएस्ट पे होता है प्रेशर वो मिनिमम, है ना, मिनिमम होता है, वो होता है बी ए के, सॉरी यहाँ पे मैं पी नॉट माइनस बी ए के, ठीक है। बल्क मॉड्यूलस है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, तो ये अपने पास ये चेंज आता है। और अगर मैं इनका चेंज देखता हूँ, यहाँ पे वही सवाल है, मैं आपको ये समझ में आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ कि यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, हाई लो। और अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा था, है ना, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था, तब सिर्फ एटमॉस्फेरिक था, जैसे मैंने बोला तो कहीं पे हाई हुआ होगा इतना, पी नॉट तो है ही, उसके ऊपर एक्स्ट्रा ये आ गया। इसको अगर आप ट्रिक चाहो तो बकवास ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, बकवास के लिए ऐसे बी ए के, ठीक है ना। यहाँ पे ए और के इज क्या है बताओ, यहाँ पे के क्या था बताओ, ये अपन ने पढ़ा था ना, या वेव नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें बी ए के हो जाएगा, यहाँ पे पी नॉट माइनस के। तो यहाँ पे वही सवाल दिया है, सवाल ये है कि मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर के बीच में अपन को पार्टिकल दिया। तो ध्यान से देखो, मैक्सिमम अपने पास कितना था, मैक्सिमम था पी नॉट प्लस बी ए के, और मिनिमम कितना था प्रेशर, वो था पी नॉट माइनस बी ए के, है ना। तो अगर मैं इसका डिफरेंस लिखता हूँ तो यहाँ पे जो डेल्टा पी आ जाएगा वो आ जाएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये पी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
TBA के 2 टाइम्स, और ये अपन को दिया है, ये अपन को कितना दिया है 10⁻³ ये दिया है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, यानी कि ये निकालना है अपन को, जहाँ पे लैम्बडा ये दिया है, लैम्बडा दिया है, इसका मतलब आपको क्या दिया है वेव नंबर। तो के से यहाँ से आ जाएगा 2π/λ, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, के आ जाएगा, यहाँ पे पुट कर देना, एरिया अपन को सॉरी एम्पलीट्यूड निकालना है, बी की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो देखो 2023 का इस वाला है, बस आपको यहाँ पे देखना है कि ये प्रेशर डिफरेंस में क्या क्या अपन को लिखना है। तो आपको बात समझ में आई क्या? तो जब भी अपन कोई यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करते तो वहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेरिक लगता है ना, जो कि यहाँ पे मैंने P0 लिखा। अब कहीं पे भी प्रेशर मैक्सिमम होगा, जो कि P0 तो है ही, बी के एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है, और जहाँ पे कम होगा वहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा, यानी P0 से कम हो जाएगा। बस ये था सब लिखा है सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, BA के बकवास से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं स्पीड ऑफ साउंड, है ना। अब देखते हैं साउंड की स्पीड क्या होती है डिफरेंट मीडियम में। तो आपको पता है कि यहाँ पे पार्टिकल पास में है ना, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में, क्योंकि पार्टिकल दूर हो जाता है, गैस में ज़्यादा ही दूर है, तो गैस के थोड़ी सी वेलोसिटी क्या होती है कम होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये दिया गया है सॉलिड में जो होती है दैट इज़ V = γ/√γ/ρ। ठीक है, और यहाँ पे होती है दैट इज़ V β/ρ। ठीक है, और बीटा की वैल्यू आप देखें तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। चीज़ ये है कि इन्होंने गैस सॉरी लिक्विड के लिए क्या दिया अपन को क्या दिया, साउंड, और लिक्विड और गैस के लिए अपन को ये दिया है ना बीटा अपन ये, और ये जाती है अपने पास √β/ρ। ठीक है, β/ρ दी है। अब बीटा अपन जानते हैं, बीटा क्या होता है, बीटा होता है ΔP/ΔV - V। और आप PV = nRT से देखोगे जो बीटा आता है वो एक्चुअल में P के इक्वल आता है। कब आता है, व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट, यानी कि आइसोथर्मल के लिए जो अपने पास बीटा आता है वो क्या आता है, प्रेशर आता है। अपन ने ये थर्मोडायनेमिक्स में देखा भी था। ठीक है, तो जहाँ पे बीटा है वो प्रेशर ही है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ तो ये हो जाएगा pressure/ρ, ये आता है। ये किसने दिया था फॉर्मूला, न्यूटन्स ने दिया था। और देखा गया जब एक्सपेरिमेंट की वैल्यू पुट करके निकाली गई तो अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी। ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही थी, तो इन्होंने ये देखा जो एक्सपेरिमेंट किया उससे जो अपने पास थ्योरेटिकल था इस फॉर्मूले से अपने आंसर निकाला वो मैच नहीं हो रहे थे, तो ये फॉर्मूला गलत था। यानी कि इन्होंने ये मान के किया कि जो गैस सॉरी जो साउंड है वो एज अ आइसोथर्मली ट्रैवल करती है। लेकिन एक से साइंटिस्ट दैट इज लाप्लास, इन्होंने इसमें करेक्शन किया कि ये आइसोथर्मली ना ट्रैवल करके ये एडियाबैटिक ट्रैवल करती है। तो एडियाबैटिक ट्रैवल करती है, तो यहाँ पर आप यहाँ पे लिख सकते हो लाप्लास। ठीक है, लाप्लास सही लिखा है क्या, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, स्पेलिंग पे मत जाओ। लाप्लास करेक्शन, लाप्लास करेक्शन ने ये बोला था कि जो ट्रैवल करती है वेव वो कैसे करती है, एडियाबैटिकली ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे अपन जानते हैं कि जो इस केस में एडियाबैटिक में बीटा P हो जाता है ना, ये आता है। तो अपने पास जो वेलोसिटी आ जाएगी दैट इज √γ/P/ρ, ये निकल के आता है। और इससे निकाला गया एक्सपेरिमेंट, तो इसकी जो वैल्यू है एग्जैक्ट सही आई थी, है ना। तो यहाँ पे यही बात है। तो यहाँ से एक मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब कभी कभी बड़े बड़े साइंटिस्ट, न्यूटन थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे फिजिक्स के क्षेत्र में, इवन बहुत जगह पे, ठीक है, बहुत फील्डों में इन्होंने काम किया, लेकिन आप ध्यान से देखो उनसे भी गलती हो गई, है ना, उनसे भी गलती हो जाती है। तो अपन तो क्या चीज़ है, ठीक है, तो ह्यूमन से गलती होती है, अपन भी बोलते हैं कि ह्यूमन से गलती होती है, ऑब्वियसली होती है, ठीक है, तो उनसे भी हुई थी। ठीक है, तो ऐसे कोई नहीं कि अगर आपसे गलती हुई है, ठीक है, आपका पेपर एक जो अटेम्प्ट था गलतियाँ करके आए, बिगड़ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका सुधार करो बस। तो यहाँ पे ये इसका सुधार हुआ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको समझनी चाहिए। तो बड़े बड़े साइंटिस्ट गलती कर लेते तो अपन तो क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आता है, और ये P की वैल्यू यहाँ से अपन जानते थे, P की वैल्यू होती है ρRT/m0, है ना। ये तो यहाँ से अपन वैल्यू पुट करें तो अपने पास गामा प्रेशर की वैल्यू ρRT/m0, और यहाँ पे अपने पास एक नीचे रो था ही, रो से रो कैंसिल, तो अपने पास जो फॉर्मूला निकल के आया वो आता है γRT/m0, है ना, γRT/m0। m0 हेयर इज अ मॉलिक्यूलर वेट, है ना, मॉलिक्यूलर वेट है ना, ये आपको याद रखना है।
तो यहाँ पे दिया है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस, द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है बताओ, दोनों ही अपने पास डायटोमिक है ना, H2 और O2 दोनों डायटोमिक है और गैस सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर मतलब यही दिया है। तो अपन जानते हैं कि V क्या है, देखो 2023 का इस वाला है गामा R P अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो यहाँ पे तो इस सवाल में थोड़ा चेंज कर सकते थे कि एक एटॉमिक नियॉन दे दिया होता, ऑक्सीजन दे दिया होता, तो भी यहाँ पे चेंज करते। देखो इन दोनों डायटोमिक है, गामा सेम, आर सेम, टेम्परेचर सेम, तो अपन को ये पता चला कि यहाँ पे जो वी है वो मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मुझे लिखना है दोनों का रेशियो वेलोसिटी का ना, तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन वेलोसिटी ऑफ O2, तो ये हो जाएगा अपने पास मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2। तो O2 का होता है अपने पास 32 और ये होता है 2 यानी कि 16, यानी कि 4 आ जाएगा आंसर। तो 4/1 आ जाएगा आंसर। हाइड्रोजन का ही बोला था ना, सही है ना, 4/1 आंसर आ जाएगा। देखो तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, अच्छा फॉर्मूला है। अब अगर मिक्सचर का पूछ ले तो आपको बस यहाँ पे क्या याद रखना है, गामा इक्विवेलेंट लेना है ना। यहाँ पे ये लिखेंगे देंगे इक्विवेलेंट RT अपॉन क्या लिख देंगे मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट, बस ये आपको दोनों इक्विवेलेंट लिखने हैं। जहाँ पे गामा इक्विवेलेंट कैसे लिखते थे मैंने आपको बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स में वो लिखते थे अपन, कैसे लिखते थे बताओ, वो लिखते थे CP इक्विवेलेंट अपॉन CV इक्विवेलेंट। तो यहाँ से अपन लिखते थे N1 CP1 प्लस N2 CP2 है ना अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2। यहाँ से गामा आ जाएगा, CP CV आपको बताइए मिक्सचर दिया है, N1 N2 जो भी है आपको दिए गए हैं। और मॉलिक्यूलर वेट अपन जानते हैं, मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट लिखना है तो N1 M1 प्लस M2 N1 प्लस M2, यहाँ पे सारी चीज़ें दी है। देखो मॉलिक्यूलर वेट के लिए आप ऐसे लिख दोगे फॉर्मूला, और CP के लिए आप गामा मिक्स के लिए आप ये लिख दोगे, दोनों से वैल्यू पुट करना यहाँ पे, बस यहाँ पे इक्विवेलेंट दोनों लिखने और टेम्परेचर सारी चीज़ें दी गई है ना। तो ये था अपने पास 2023 का सवाल था, ईजी सवाल था, बस कैलकुलेशन थी, अगर आपको कंसेप्ट पता था तो आप निकाल सकते हो है ना। अब आता है अपने पास टॉपिक दैट इज लाउडनेस। लाउडनेस क्या होता है, एक प्रकार से इंटेंसिटी होती है, जैसे स्पीकर बड़े बड़े बजते हैं अपन बोलते हैं कि इसकी इंटेंसिटी हाई है यानी कि लाउडनेस ज़्यादा हो रही है ना, तो वही है लाउडनेस इज डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ साउंड है ना। इसकी जो यूनिट होती है वो डेसिबल होती है, डेसिमल। इसकी जो फॉर्मूला होता है जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, 10 log बेस 10I और I अपॉन I0, जहाँ पे I0 की वैल्यू कितनी है, I0 की वैल्यू है ये अपने पास होती है 10 की पावर -12 होती है, ये आपको याद रखनी है ना। यहाँ पे गलत पता नहीं क्या दिया है, I0 की वैल्यू होती है 10 की पावर -12 और ये अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपने पास लाउडनेस इस पे हो जाएगा है ना। और इसकी जो डेसिबल होती है यूनिट, आपको याद रखना है ना, फॉर्मूला आ जाए तो कभी कर सकते हैं। अब आते हैं अपन सुपर पोजिशन है ना, सुपर पोजिशन पे आते हैं, यानी कि जब वेव बहुत सारी मिलती है तो आपस में क्या क्या होता है फिनोमिनन, अपन उसको बोलते हैं सुपर पोजिशन। ठीक है, तो 3 पार्ट है इसके, दैट इज इंटरफेरेंस, स्टैंडिंग वेव और बीट। ठीक है, इंटरफेरेंस में क्या होता है कि इंटरफेरेंस और स्टैंडिंग वेव में आपकी जो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दोनों वेव की है ना, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इन दोनों में केस में, इसमें भी सेम होते हैं और इसमें भी सेम होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेम डायरेक्शन में चलती है फेज डिफरेंस बिना से, और यहाँ पे आपस में ये मिलती है ना। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता है ना, ये यहाँ पे V से यहाँ पे चल रही है या V से यहाँ पे चल रही है। जब आपस में मिलती है तो अपन को लगता है कि आपस में कोलाइड कर दिया ना, और एक स्टैंडिंग वेव बन जाती है, रुकी हुई वेव दिखती है, जहाँ पे कुछ पॉइंट रुके हुए होते हैं और कुछ पॉइंट जो अपने पास एम्पलीट्यूड से वेरी करते हैं। इनका तो एम्पलीट्यूड भी वेरी करता है, अपन आगे देखेंगे। बीट में क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी नियर बाय जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सेम होती है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी और नियरली सेम होती है ना, नियरली सेम होती है, नियरली सेम होती है। तो यानी कहने का मतलब कहीं फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो कहीं पे एम्पलीट्यूड हाई हो जाता है, कहीं पे लो हो जाता है, तो वहाँ पे बीट्स मिलती है अपन को है ना, कहीं हाई पे, कहीं पे आवाज़ ज़्यादा तेज़ सुनाई देती है, कहीं धीरे सुनाई देती है। तो ये है अपने पास। ये आगे बढ़े क्या, चलो तो अब आते हैं पहले सुपर। देखो इंटरफेरेंस में तो अपन समझ लेते हैं, इंटरफेरेंस दो होते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव एक डिस्ट्रक्टिव है ना। तो यहाँ पे मैं दोनों ही समझा देता हूँ एक साथ ही। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
और एक होता है अपने पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, इंटरफेरेंस। एक होता है अपने पास कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव में अपने पास क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो और मैक्सिमम कितना होता है, वो होता है अपने पास जो ए नेट आता है वो A1 प्लस A2 आता है। क्योंकि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आता है निकल के ए नेट का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा देता हूँ। ठीक है, ए नेट जो निकल के आता है दैट इज रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कोस फाई। और यहाँ पे फाई क्या है, फेज डिफरेंस है ना, वेयर फाई इज अ फेज डिफरेंस, ये अपने पास होता है। और यहाँ पे मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे इस केस में जो अपने पास कोस फाई होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि फेज डिफरेंस। यहाँ पे फाई मतलब डेल्टा फाई वो एक ही बात है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कब होती है बताओ, 0 पे होती है, 2 पाई पे होती है, 3 पाई पे होती है, यानी कि एन पाई जहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 है ना, वहाँ पे अपने पास सॉरी 2n पाई है ना, 2n पाई पे होती है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 भी हो सकती है। 2n पाई पे जो कोस की वैल्यू होती है, कोस फाई की वैल्यू 1 होती है, ये अपन को मिलता है A1 प्लस A2। और क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी होती है वो नेट आती है अपने पास, मैक्सिमम आती है, और इस केस में होती है अपने पास रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, है ना, ये मैक्सिमम निकल के आती है ये। और ये एम्पलीट्यूड अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंटेंसिटी का भी, है ना, यहाँ पे इंटेंसिटी का भी लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इंटेंसिटी जो नेट आती है दैट इज़ रूट I1 प्लस रूट I2 प्लस रूट I1 I2 कोस डेल्टा फाई, है ना, ये निकल के आता है अपने पास फॉर्मूला। कि ये आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, रूट से लिखा है क्या मैंने, A1 स्क्वायर, यहाँ पे रूट नहीं आएगा, यहाँ पे I1 ही आएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कोस फाई, है ना, ये निकल के आता है अपने पास इंटेंसिटी के। तो यहाँ से भी ये मैक्सिमम आ सकता है। दूसरा केस अपने पास है मिनिमम वाला, तो यहाँ पे इस केस में जो एम्पलीट्यूड होता है वो मिनिमम होता है, और इस कोस फाई की वैल्यू होती है वो -1 होती है। और यहाँ पे जो डेल्टा फाई होता है ना, ये डेल्टा फाई है, ये होता है अपने पास 2n-1 π/2, है ना। तो ये इस केस में जो -1 होता है, सॉरी एक मिनट, पाई में यहाँ पे, हाँ ये अपने पास आता है 2n-π, यानी कि पाई 3 पाई पे 4 पाई पे जो वैल्यू होती है वो ये होती है। और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड आता है मिनिमम आता है A1 - A2, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी आती है वो मिनिमम आती है दैट इज़ रूट I1 - रूट I2 का होल स्क्वायर। बस ये आपको याद रखना है। ये अपने पास कंस्ट्रक्टिव जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, और डिस्ट्रक्टिव जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। वैसे ये दोनों अपन YDSE में 12th में पढ़ेंगे, तो इतना आपको लोड नहीं लेना है, बस यहाँ पे सारी चीज़ें मैं वहाँ पे समझा दूंगा। जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वहाँ पे आवाज़ ज़्यादा आएगी, कम है वहाँ पे कम आएगी, है ना। बस ये था, तो ये था इंटरफेरेंस। अब आते हैं अपन क्या आता है स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव का बहुत ही एप्लीकेशन होते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में। म्यूज़िक में आप जितना भी देखा होगा वहाँ पे ये जो अपने पास वायर लगे हुए होते हैं, इसमें स्टैंडिंग वेव के कारण ही म्यूज़िक अच्छे से निकलता है ना। उसके अकॉर्डिंग ये वो चेंज करते रहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को वगैरह वगैरह। और जैसे कि काश अरिजीत सिंह पढ़ा होता फिजिक्स तो उसकी म्यूजिक भी और भी अच्छी होती, है ना। वैसे अच्छी है, लेकिन उसने एक्सपीरियंस कमाया, ठीक है, सीखा चीज़ों को, ठीक है, तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन फिजिक्स भी अगर पढ़ ले तो अच्छी बात है कि इसके पीछे की रीज़न क्या है, वो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो एक दिन मिलेगा कभी मेरे से तो मैं समझा दूंगा बेचारे को, ठीक है, क्या होता है इसके पीछे की साइंस क्या होती है वो समझा दूंगा। चलो कोई बात नहीं। अब अरिजीत सिंह याद आ जाता तो फिर कभी कभी रोना भी आ जाता है ना, तो मैं ज़्यादा इसको बीच में नहीं लाना चाहूँगा। हो सकता है आपकी अटैचमेंट हो उनसे, ठीक है, बहुत सारे लगाव जुड़े हो, तो मैं ज़्यादा बीच में नहीं लाऊंगा, ठीक है आपको। और अब आते हैं स्टैंडिंग वेव पे। स्टैंडिंग वेव में बस लिखा है कि व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम स्पीड सेम, या आप फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं ना, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेम एंड वेवलेंथ सेम एंड एम्पलीट्यूड सेम, ठीक है, और ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सुपर इम्पोज इच अदर देन स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस, है ना। यानी कि यहाँ पे ये आ रही थी एक वेव वी वेलोसिटी से आ रही थी, है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो अपने पास ऐसे लिखता है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे ये पार्टिकल बन जाता है, यहाँ पे जो ये पार्टिकल है
ये रुक जाते हैं। बस ये जो वाले पार्टिकल है वो SHM करते हैं, ये वाले पार्टिकल यहाँ पे भी डिफरेंट स्पीड से SHM करते हैं। यहाँ पे ये समझाया गया है, देखो क्या बोला है, ये पार्टिकल जैसे ऐसे होता है, फिर ये ऐसे आता है, फिर ये ऐसे आ जाता है ना। थोड़ा सा मैं सही से बना देता हूँ, ये फिर वापस ये ब्लैक से ही बना देता हूँ ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा सा सही है। तो इनके बीच में क्या करते रहते हैं पार्टिकल, यहाँ का जो पार्टिकल है वो इनके बीच में SHM करता है, ठीक है। ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, ये पार्टिकल रुका हुआ होता है ना, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी वेरी करता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी वेरी करता है। तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ क्या होता है, देखो ध्यान से। दो वेव है, इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। दो वेव है, एक है अपने पास y इजिकल टू ए साइन kx माइनस ओमेगा टी, जो कि पॉजिटिव में जा रही है, एक वो की वही नेगेटिव में जा रही है, यानी kx प्लस ओमेगा टी। सही लिखा है मैंने, ठीक है। अब दोनों ऐड हो गई, जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो अपन कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखो ध्यान से, इनका जो ऐड करेंगे एज y1 y2, तो जो नेट आएगी दैट इज़ y1 प्लस y2, ठीक है, y1 प्लस y2। और यहाँ से आप जब नेट निकालते हो तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दैट इज़ 2a साइन kx कोस ओमेगा टी, है ना, ये निकल के आती है। और आप ध्यान से देखोगे kx माइनस ओमेगा टी, ये जो kx माइनस ओमेगा टी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेव है वो ट्रेवलिंग कर रही है, किस डायरेक्शन में कर रही है वो अपन को देखते हैं। एक तो बताता है कि ट्रेवल कर रही है और किस डायरेक्शन में करती है वो भी अपन को बताता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं है जो kx प्लस ओमेगा टी वाला हो, यहाँ पे अलग अलग हो गए, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो वाला पोर्शन है ये है एक्चुअल में एम्पलीट्यूड, ठीक है, नेट एम्पलीट्यूड किसी भी पार्टिकल का, ठीक है, x डिस्टेंस पर पार्टिकल, ठीक है ना। एट यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एट डिस्टेंस x, है ना। जहाँ से स्टार्टिंग हुई यहाँ से डिस्टेंस x पर ये पार्टिकल है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल है, यहाँ से मैं पार्टिकल, इस पार्टिकल की बात करूँ, यहाँ से x डिस्टेंस पर जो पार्टिकल है इसका एम्पलीट्यूड इतना ही तो होगा, है ना। ये एम्पलीट्यूड ये इसके बीच में वेरी कर रहा है कि यहाँ पे इस पोजीशन पे कि t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे मान लो स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड मिलेगा वो क्या बनेगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम 2a हो सकता है इसकी, कब, जब ये 90 होगा, यानी कि ये वाला ही वो पोजीशन है ना, तो ये 2a है ना, ये a और ये a कितना बन जाएगा, 2a बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है इक्वेशन, ये आती है स्टैंडिंग वेव की, है ना, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, है ना, स्टैंडिंग वेव। ये स्टैंडिंग वेव की क्या है, इक्वेशन है, ये आपको मेन चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, आज का अपना जो लेक्चर है वापस पुनः स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि अपने पास ये एम्पलीट्यूड दे रहा था और ये अपन को किसी टाइम पर ये दे रहा है कि यहाँ पे पोजीशन क्या होगी। तो ये जो अपने पास इक्वेशन दे रही है वो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, और यहाँ पे जो ये है एम्पलीट्यूड है किसी पार्टिकल का, ठीक है, और ये किसी पार्टिकल का क्या है, एम्पलीट्यूड है, क्या ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े क्या, चलो आगे बढ़ते। तो यहाँ से ये स्टैंडिंग इक्वेशन, और ये क्या करता है इसके ऐसे इस एरिया में ये स्टैंडिंग, और यहाँ पे जो ये पार्टिकल है इनको अपन बोलते हैं नोड। जो यहाँ पे पार्टिकल है, देखो आप ध्यान से, ये जैसे कि मैं कोई पार्टिकल लेता हूँ यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से x डिस्टेंस पर, ठीक है, x डिस्टेंस पर इसका जो एम्पलीट्यूड है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये अपन को देता है 2a, जो नेट दे रहा है वो 2a साइन k इंटू x डिस्टेंस पर अपन को ये एम्पलीट्यूड आ रहा है इसका, ठीक है। और ये कैसे वेरी कर रहा है वो दिया है यहाँ पे किसी टाइम t पर, यहाँ पे ये आगे सॉरी ये रुकी हुई कैसे, ठीक है ना, तो वो अपन को वेव की इक्वेशन बता रहा है ना। तो यहाँ से अपन को ये जो पॉइंट रुके हुए हैं, देखो यहाँ पे ये नहीं चल रहे हैं, तो इनको बोलते हैं अपन नोड, और जो ये ऊपर वाले पॉइंट है इनको अपन बोलते हैं एंटी नोड, ठीक है, इनको अपन क्या बोलते हैं, एंटी नोड, यानी जिनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है ना उनको बोलते हैं एंटी नोड, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है, ये अपने पास इक्वेशन बनती है। और यहाँ पे क्या लिखा है, द टर्म kx माइनस ओमेगा टी इज मिसिंग, यार इज स्टैंडिंग वेव, है ना, यानी कि यहाँ पे ये जो मिसिंग टर्म है इसका मतलब ये वेव रुकी हुई है, ठीक है। तो और यहाँ पे एम्पलीट्यूड कितना आता है, ये आता है 2a, और ये एम्पलीट्यूड डिफरेंस पार्टिकल का डिफरेंस ये होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। वहाँ पे क्या होता था, हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट था, है ना, हर वेव में,
और यानी कि इनकी जो पेरेंटिंग वेव है उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन जो इनके पास बनती है उनका जो पार्टिकल के एम्पलीट्यूड है वो क्या होते हैं, वेरी करते हैं ना। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिखी हुई है। यहाँ पे इनको बोलते हैं अपन नोड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पार्टिकल हुज एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आर कॉल्ड एंटी नोड, और पार्टिकल रेस्ट यानी कि रुके हुए थे उनको बोलते हैं नोड। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव नोड इज लैम्डा बाय 2, यानी कि दो कॉन्जुगेटिव नोड के बीच में आपको पता है कि ये लैम्डा है तो ये हो जाएगी लैम्डा बाय 2, है ना, ये लिखा है। और एंटी नोड के बीच में भी लैम्डा बाय 2 ही होती है, अगर ये देखो तो ये भी लैम्डा बाय 2 ही होती है। लेकिन एंटी नोड और नोड के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, दैट इज लैम्डा बाय 4 होती है। बस ये आपको याद रखना है स्टैंडिंग वेव का। तो इट इज़ टू बी नोटेड दैट द एट फिक्स एंड ऑलवेज नोड इज फॉर्म एंड फ्री एंड ऑलवेज एंटी नोड, यानी कि अगर मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ ना, एक अपने पास रस्सी लेता हूँ, तो उसका अगर सिरा खुला हुआ है ना, उसका सिरा एंड है खुला हुआ है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एंटी नोड की तरह। और अगर फिक्स है तो वो नोड की तरह बिहेव करेगा, है ना, आगे अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये है फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, कि यहाँ से मैं इम्पल्स दे रहा हूँ, है ना, तो ये इम्पल्स ऐसे जा रही है, यहाँ से आएगी, फिर वापस ऑपोजिट होके ऐसे आ जाएगी। तो बस इसका ऐसे ही फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो ये वाला बना स्टैंडिंग, यहाँ पे फिक्स था तो इसको हम नोड बोलते हैं, ये यहाँ पे बोलते हैं नोड नोड नोड, और ये पे एंटी नोड है ना, ये सारे क्या है, एंटी नोड है। तो यहाँ पे ऐसे स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। अब आते हैं कि अगर देखते हैं अपन कुछ केसेस देखते हैं स्टैंडिंग वेव के, कि अगर दोनों फिक्स है, यहाँ से बोथ पॉइंट क्या है, फिक्स है ना, एंड पॉइंट, तो यहाँ से जो इसकी स्टैंडिंग वेव बनेगी, आप ध्यान से देखो, इस केस में जो ऐसे बनेगी, और यहाँ पे अपन ने जस्ट ये लाइन पढ़ी, क्या लाइन पढ़ी, कि यहाँ पे जहाँ पे फिक्स पॉइंट है उसको नोड मानने है ना, नोड, ये अपने पास हो जाएगा नोड, है ना, तो ये अपने पास हो गया एन नोड, और ये नोड, और ये क्या बन जाएगा, एंटी नोड। और आपको पता है नोड और नोड के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज L/2, सॉरी λ/2, और ये लेंथ कितनी है, L है, तो यहाँ से जो लेंथ आएगी दैट इज L = λ/2, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 2 × L, यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 2 × L। और जो अपने पास फ्रीक्वेंसी आती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V/λ, है ना, V/ क्या होती है, लैम्बडा, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V/λ की वैल्यू 2L है। और इस फ्रीक्वेंसी को अपन बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसको F0 से रिप्रेजेंट करते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं जो आगे रिप्रेजेंट है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे बनता है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसकी, V/2L। मुझे ये बताओ, आपको एक यहाँ पे सवाल है कि जो ये V है दैट इज़ वेलोसिटी, वो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है, क्योंकि आप ध्यान से देखो ये तो रुकी हुई है, तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है वो आपको यहाँ पे समझना है। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ कि यहाँ पे जो ये वेलोसिटी है वो जिन दो वेव से मिलकर बनी है ना, यहाँ पे ये जिन दो पेरेंटल वेव से मिलकर बनी है उनकी ये वेलोसिटी है, आपको ये बात याद रखनी है ना। पीछे क्या हो रहा है इसके पीछे, कि ये दो वेव आ रही होगी, ये दो वेव आ रही होगी, V से आ रही होगी, V से आ रही होगी, तो ये इनकी वेलोसिटी है दैट इज़ V/2L, ये आपको याद रखना है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, और इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं ना, ये सब म्यूजिकल की बात है, फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। अब दूसरा होता है सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक या उसको फर्स्ट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 2 नोड हो जाएंगे, ये हो जाएगा बस, तो यहाँ पे 3 नोड हो जाएगा, ठीक है, एंटी नोड एंटी नोड। अब यहाँ से कितने बताओ मुझे, ये अपने पास होगी लैम्बडा, ठीक है, और ये L के इक्वल है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी दैट इज V/λ, तो V/L। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, V/2 करो मल्टीप्लाई और 2 से, तो यहाँ से अपने पास ये क्या बना दैट इज F0, तो यहाँ से अपने पास मैं लिख सकता हूँ जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाती है टाइम्स ऑफ 2, है ना, फ्रीक्वेंसी जो आती है अपने पास, ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक है वो कितनी आती है, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, 2 टाइम्स, इसलिए अपन बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक। और इसका दूसरा नाम भी है फर्स्ट ओवरटोन। बस ये म्यूजिक की बात है तो आपको इतना ध्यान रखना, बस आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट ओवरटोन है ना, ये अपने पास आता है F फ्रीक्वेंसी ये आती है। इस केस में अपने पास ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। सेकेंड हार्मोनिक के लिए देखो यहाँ पे ये ऐसे बन जाएगा, है ना, तो यहाँ पे वो मैंने आपको बता दी। थर्ड हार्मोनिक के लिए क्या बनेगा बताओ, थर्ड हार्मोनिक के लिए सही बनाया क्या, थर्ड के लिए ऐसे बने जाएगा, है ना। तो आप ध्यान से देखो ये अपने पास कितनी होगी, लैम्बडा प्लस λ/2, यानी कि 3 λ/2 हो गई, सही लिखा है। तो यहाँ से जो L है दैट इज़ 3 λ/2 है, तो लैम्बडा आ गया यहाँ पर इसे 2L/3 ये आ गया।
तो ये ऊपर अपन फ्रीक्वेंसी अगर लिखें, फ्रीक्वेंसी क्या होगी v अपॉन लैम्बडा, तो फ्रीक्वेंसी आ गई v और 3 ऊपर आ जाएगा 2l। ये क्या बना अपने पास, ये बना अपने पास f नॉट, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 3 टाइम नॉट। बस यहाँ पे जो थर्ड हार्मोनिक है वो फंडामेंटल की 3 टाइम्स होती है। इसका डायग्राम ऐसे बनता है। यहाँ पे नोड कितने हैं, एंटी नोड 3 है, ठीक है, नोड इसमें 4 है ना। बस ये था, ठीक है। तो इसका डायग्राम इस तरह का बनेगा। ये देखो, ये बस यहाँ पे पार्टिकल डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड से क्या कर रहे हैं, ऐसे चम कर रहे हैं। यहाँ पे ये पार्टिकल रेस्ट पे, ये पार्टिकल रेस्ट पे, ये जो नोड होते हैं वो रेस्ट पे होते हैं। एंटी नोड का उसका एम्पलीट्यूड होता है वो मैक्सिमम होता है। ये आपको बात याद रखनी है ना। तो यहाँ पे एक साथ मैंने लिख के दे दिया सारी चीज़ें। ये ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा ना, ये अपने पास। और इनकी सारी चीज़ें, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है एफ नॉट, और ये हो जाएगी 2 टाइम्स एफ इजिकल टू 2 एफ नॉट के इक्वल हो जाएगी, और ये अपने पास 3 एफ नॉट के इक्वल हो जाएगी। और अगर मुझे एन टर्म्स के लिए देखनी है ना, जनरल देखनी है, तो क्या हो जाएगी, देखो एट फ्री स्ट्रिंग बोथ है ना, यहाँ पे गलत कर देना, बोथ एंड पॉइंट है ना, 8 1 नहीं, बोथ एंड पॉइंट है ना, फिक्स है, फिक्स बोथ एंड पॉइंट। तो फिक्स बोथ एंड पॉइंट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, ये अपने पास हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 है ना, 4 ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ से अपने पास निकल के आता है दैट इज़ एन वी बाई 2l। यहाँ पे एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 है ना। तो 1 है तो अपने पास फर्स्ट हार्मोनिक हो जाएगा, यानी कि फंडामेंटली हो जाएगी, और 2 है तो सेकंड हार्मोनिक। ऐसे आपको नाम याद रखने हैं। तो जनरल एक्सप्रेशन है ये फॉर्मूला, ठीक है। स्टैंडिंग वेव जब अपने पास दोनों जो स्ट्रिंग है उनके दोनों जो एंड है वो फिक्स होने चाहिए, तभी ये, ठीक है, तभी इस केस में अपने पास ये बनता है। आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब दूसरा केस है कि अपने पास एक एंड फ्री होगा, है ना। और मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, नोट करके पॉइंट, कि जो एंड फ्री, अगर एक एंड है वो फ्री पॉइंट है, यानी कि यहाँ से फ्री है, तो ये एक एंटी नोड की तरह बिहेव करेगा। तो इसका जो बनेगा ये तो नोड की तरह बिहेव करेगा, तो ये एंटी नोड का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, बस यहाँ से। और ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये जो लेंथ होती है एंटी नोड इसके बीच में लैम्बडा बाय 4, तो यहाँ से एल कितना हो गया, लैम्बडा बाय 4, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई 4l आ गई। ये आपको समझ आ गया 4l। तो यहाँ से अपने पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फंडामेंटल, ठीक है, वो हो जाएगी v अपॉन लैम्बडा। तो ये अपने पास है v अपॉन 4l, और ये अपने पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये अपने पास क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे ये फ्री एंड खुला है ना, ये फ्री है, तो यहाँ पे ये एंटी नोड, ये नोड बन जाएगा, ये एंटी नोड बन जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आ गई। और यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक क्यों बोलते हैं इसमें, देखो ध्यान से, कि अपने पास एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लेंथ बन जाएगी दैट इज़ लैम्बडा बाय 2, और ये लैम्बडा बाय 4, कितनी बनी बताओ, 3 लैम्बडा बाय 4 हो गया ना, 3 लैम्बडा बाय 4। और ये किसकी लेंथ है, ये लेंथ है इनके बीच की जो लेंथ है एल है ना। तो एल की वैल्यू आ गई अपने पास 3 लैम्बडा बाय 4, तो लैम्बडा आ गया 4 एल अपॉन 3, ये अपने पास एल आ गया, सॉरी लैम्बडा आ गया। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी, फ्रीक्वेंसी दैट इज़ वी अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ पे अपने पास वी अपॉन 4l और 3 आगे आ जाएगा। और अपन जानते हैं कि ये फंडामेंटल है, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये आपको बात आना होनी चाहिए, इसलिए अपन बोलते हैं थर्ड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक इसमें नहीं बनता है, यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो फंडामेंटल की फ्रीक्वेंसी है वो इसके 3 टाइम्स आती है ना। इसका ये अपने पास बनता है फ्री एंड का। और ये अपने पास देखो यहाँ पे वही बनाया गया है, इस टाइप का बनता है ना। यहाँ पे नोड बनता है, 2 नोड और 2 एंटी नोड बनते हैं इसमें। अब फिफ्थ हार्मोनिक सिंपल है कि यहाँ पे अपने पास कैसे बनेगा, देखो ऐसे। तो यहाँ पे नोड बन जाएगा, नोड नोड और एंटी नोड एंटी नोड एंटी नोड, है ना। ये एंटी नोड बन जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये लैम्बडा बाय 4 कितनी होगी, 5 लैम्बडा बाय 4, 5 लैम्बडा बाय 4। और ये किसके इक्वल है, एल के इक्वल है। तो यहाँ से लैम्बडा आ गया अपने पास 4l बाय 5। तो यहाँ से आप वैल्यू पुट करोगे फ्रीक्वेंसी में, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अपने पास 5v बाय 4l। और ये अपने पास फंडामेंटल थी, तो यहाँ से अपने पास 5 टाइम्स आती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, है ना। तो इसलिए अपन बोलते हैं फिफ्थ हार्मोनिक। इसमें सब ऑड चलता है, ठीक है, जब अपने पास एक एंड खुला होता है। जब एक एंड खुला होता है तो ये किस में चलता है, अपने पास फ्रीक्वेंसी ऑड में चलती है, ऑड टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना, जो अपन को फ्रीक्वेंसी मिलती है।
तो यहाँ पे ये डायग्राम ऐसा बनता है, देखो समझ में आ रहा है क्या। तो ये अपन स्ट्रिंग में इम्पल्स दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्टैंडिंग वेव बन रही है, तो ये अपन लिख रहे हैं, है ना, सारी चीज़ें। सेकंड वर्ड तो यहाँ पे जनरल लिखा है, इवन हार्मोनिक यहाँ पे क्या है, मिसिंग है ना, इवन हार्मोनिक यहाँ पे मिसिंग है, वर्ड ही आता है। तो यहाँ पे सारे जो भी मैंने लिखा है ये लिखा दिया। आगे बढ़े, अभी जनरल फॉर्मूला ये बन जाएगा अपने पास, क्या बन जाएगा, FNV/4L, है ना, ये बन जाएगा अपने पास, जहाँ पे n की वैल्यू अब की बार सही लिखी है, 3 5 और यहाँ पे ऑड आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 3 5 रखोगे तो यहाँ पे ऑड जो हार्मोनिक आएगा, ठीक है। तो ये जनरल था। अब देखो ऑर्गन पाइप भी होता है, ठीक है, ओपन पाइप और आता है अपने पास क्लोज पाइप। इन दोनों की सिमिलर है बिल्कुल, किससे मैच करते हैं, एक स्टैंडिंग जो अपन ने स्ट्रिंग वाला केस देगा, सिमिलर उससे मैच करता है। तो अगर अपने पास दोनों खुले हैं, ओपन है, तो वो एक किसकी तरह बिहेव करता है, एक प्रकार से ये स्टैंडिंग वेव है, जो किसमें, स्ट्रिंग में, जहाँ पे इसके दोनों एंड क्या है, फिक्स है, इनके ऊपर डिपेंड करता है, तो उसमें भी वही आता है ना, सारी चीज़ें सेम ही आती है। और ओपन के लिए भी ये सेम ही आता है, दोनों के लिए याद रखना है ना। ओपन पाइप में जैसे कि ये अपने पास ओपन पाइप है, ठीक है, तो ये कैसे बनेगा बताओ, ये ऐसे बनेगा, है ना, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये लेंथ L है और ये लेंथ कितनी के इक्वल है, लैम्बडा बाय, ये कितनी लेंथ है, λ/4 और λ/4, सही लिखा मैंने। तो कितनी हो जाएगी बताओ, λ/4 λ/2। तो यहाँ से जो लैम्बडा की वैल्यू आती है 2L आती है, तो यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी आएगी दैट इज़ V/2L। आप ध्यान से देखो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, सिमिलर, इसकी n की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे, और ऐसे ही चलते रहेंगे ना। तो आगे आपको दिए गए, अब सवाल करते हैं, क्या बोला है कि ओपन पाइप इज इमर्ज इन वाटर टू हाफ इट्स लेंथ, है ना, इसकी हाफ लेंथ को अपन इमर्ज कर देते हैं। तो रेशियो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप, ठीक है, ऑफ अ पाइप बिफोर एंड आफ्टर इमर्ज, है ना, बिफोर पहले, यानी कि पहले इमर्ज नहीं किया था, ये पाइप लेंथ L है, इसकी लेंथ L थी, तो जब अपन ने इमर्ज नहीं किया था तब इसकी जो क्या बोला अपन को, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, अपन ने अभी जस्ट देखा, V/2L, ये इसकी फ्रीक्वेंसी आती है। और मैंने इसको इमर्ज कर दिया ना, वाटर में इमर्ज कर दिया, कितना, आधा। तो यहाँ पे आपकी बात जो आएगी जैसे L' वो कितनी हो जाएगी, L/2, है ना, L/2 हो गई। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी अपने पास ऐसे बन रही थी, अब ये एंड पॉइंट हो गया, है ना, एक फिक्स पॉइंट है। देखो ये कौन सा केस बन रहा है, ये वाला केस बन रहा है, आप ध्यान से देखो, ये यहाँ पे मैंने ये वाला एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ पे ये अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा n, ये तो अपन को फंडामेंटल यानी n की वैल्यू 1 रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आएगा दैट इज F' वो कितना आ जाएगा, V/4L, और L कौन सी आ जाएगी, L'। तो यहाँ से V/4L/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी V/2L। तो F' भी वही आ रही है और F भी आ रही है, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसे आपको सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये था अपने पास 1/1 रेशियो, ठीक है। और क्या बोला गया है, अ सर्टेन ऑर्गन पाइप द फर्स्ट 3 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आर द रेशियो 1 3 5 रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक और स्पीड ऑफ साउंड, ये दी है अपन को, एक मिनट, फर्स्ट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, हाँ 1 टाइम्स दी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक इज, ये दी है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये दी है, द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। तो अपन को क्या दिया है, सर्टेन ऑर्गन पाइप फर्स्ट 3 रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी द रेशियो, मतलब यही है अपन को, हाँ फ्रीक्वेंसी अपन को दी है, कहने का मतलब ये अपने पास 1 3 ओड आ रहा है, इसका मतलब कौन सा है रेशियो बताओ, ये अपने पास है 1 एंड जो इसका फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स मतलब कहने का ओपन क्लोज है, एक जो इसका एंड पॉइंट है वो क्या है, क्लोज है पाइप का, ये अपन को पता चला। और क्या बोला है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ हार्मोन की, फिफ्थ के लिए अपन को हार्मोनिक के लिए क्या लिखना पड़ेगा, फिफ्थ V/4L, और वो किसके इक्वल है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के। तो यहाँ से V की वैल्यू आप निकाल, L की वैल्यू निकालनी है, तो यह जाएगा अपने पास 5V/4F0, है ना। सारी चीज़ें दी है तो आप सॉल्व कर देना। देखो यहाँ पे ये अपने पास 5V/4 ये दी है, यहाँ से L निकल जाएगा, 1 मीटर आता है, ठीक है। तो ये सिंपल सवाल था 2023 का ये। और क्या बोल रहा है कि अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन द 2 रिजिड सपोर्ट, है ना, रिजिड सपोर्ट के बीच फंडामेंटल दी है, यानी कि F0 जो कि V/2L होती है, और ये कितनी दी है, 50 दी है। मास द स्ट्रिंग इज, ये दिया लीनियर मास डेंसिटी, म्यू दिया है अपन को 20 ग्राम पर मीटर, और मास दिया है अपन को 18 ग्राम। द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन स्ट्रिंग, यानी कि अपन को V निकालनी है। तो V कैसे आ जाएगी, अगर लेंथ ही निकल जाए,
v अपन को निकालना है, ये 50 दिया है तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 50 इंटू एल, एल है ना, तो ये हो जाएगा अपने पास 100 इंटू एल। एल कैसे आएगा, देखो म्यू दिया है एन दिया है, म्यू क्या होता है अपने पास मास अपॉन लेंथ, लेंथ क्या आ जाएगी एम अपॉन म्यू, तो यहाँ से मास आ जाएगा, इसमें पुट कर देना आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला बेस आते हैं सवाल, इसमें कोई ज़्यादा टफ सवाल नहीं आते, आपको बात याद रखनी है ना। इसका आंसर आता है 90। आगे बढ़े क्या, चलो अब ऑर्गन पाइप क्या बोला है, और भी ये सवाल, ऑर्गन पाइप 40 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन बोथ हैंड है ना, बोथ, और स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर दी है द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक, और क्या बोला है सिंपल है, ऑर्गन पाइप है और ओपन है दोनों तरफ से है ना, दोनों तरफ से ओपन है। चलो ये, और अपन को v की वैल्यू दी है और ये l की वैल्यू 4 दी है, तो सेकेंड हार्मोनिक तो 2v अपॉन, और बोथ के लिए हो जाता है 2l इज इक्वल टू अपन को कितना दिया है f, वही निकालना है ना, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो v अपॉन l, v दिया है l दिया है 40, इसको चेंज कर देना मीटर में, तो v अपॉन l फ्रीक्वेंसी वही अपन को निकालनी, तो यहाँ से आंसर आता है 900 हर्ट्ज है ना। देखो कैसे आ रहा है, इसके सवाल है, अगर आप ये चैप्टर एक बार इसका जो ये लेक्चर में पूरा का पूरा आप एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है, आप देखोगे कि इनके जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एकदम फिक्स आ रहे हैं, इनके पैटर्न फिक्स है ना, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं दे रहे घुमा के। और क्या बोला है कि टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ ट्यूब क्लोजेस्ट इज वन एंड ओपन अंदर ये फ्रीक्वेंसी दी है, व्हाट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ ट्यूब क्लोजेस्ट एट वन एंड एंड ओपन एट वन अदर एंड। अच्छा, ये अपन को बोला है, ठीक है, क्या बोला है, टू नियरेस्ट हार्मोनिक ऑफ ट्यूब क्लोजेस्ट एंड है ना, यानी कि एक अपने पास हार्मोनिक पाइप है, सॉरी यहाँ पे दिखा है ट्यूब है ना, ट्यूब के लिए क्लोजेस्ट वन एंड, उसकी फ्रीक्वेंसी ये दी है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम की निकालनी। यहाँ पे ये अपने पास जो पार्ट है वो क्या है, ये अपन को जो पार्ट दिया है वो है एक फिक्स पॉइंट है ना, फिक्स पॉइंट है, इसकी अपन को दी है दोनों की फ्रीक्वेंसी, और दोनों के नियरेस्ट कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक एंड के लिए अपन पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज एन वी अपॉन 4l होती है, ये आपको बात समझ आई क्या, ये अपने पास होती है ना। और मुझे अगर इन दोनों की नियरेस्ट मतलब एन की वैल्यू 1 3 5 होती है इस केस में है ना, तो यहाँ से नियरेस्ट आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी मतलब 3 5 भी ले सकते हो, 1 3 भी ले सकते हो, तो यहाँ पे जो नियरेस्ट दी हुई है इनका आपको फंडामेंटल तो यहाँ पे अपन को ये पता है, फंडामेंटल निकालनी मतलब v अपॉन 4l है ना, v अपॉन 4l निकालनी, इसकी वैल्यू अपन को निकालनी। तो ध्यान से देखो, अगर मैं एक बार 5 रखता हूँ है ना, एक बार 5 रखता हूँ तो कितनी हो जाएगी, तो मुझे अगर मान लो कि 1 लेता हूँ तो ये हो जाएगा v अपॉन 4l, नहीं तो 3 ले लेता हूँ, आपको ऐसा 3 और v एक बार 5 ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 5v अपॉन 4l। अब मैं क्या लेता हूँ, इनका डिफरेंस लेता हूँ तो क्या हो जाएगा अपने पास फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ 3, तो हो जाएगा अपने पास, ध्यान से देखो 2, यानी कि 2 हो जाएगा 2 टाइम्स v अपॉन 4l, ये हो जाएगा, और ये अपन को देता है दोनों का गैप कितना हो जाएगा 40, तो 40 हो जाएगा 2vl अपॉन 4 है ना, तो यहाँ से हो जाएगा, और ये 2 से 220, तो ये आ गया अपने पास 20 हर्ट्ज है ना। समझ में आया क्या, आपको बोला कि नियरेस्ट मतलब आसपास की, कॉन्जुगेटिव में आपको पता है 1 3, आप ये भी लोगे तो भी आंसर समझ आएगा, ये भी लोगे तो भी आंसर समझ, बस ये है, एक बार मैंने 3 ले लिया, ये हो गया 5, दोनों का डिफरेंस लिख दिया, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है 40 आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अपन को निकालना क्या है फंडामेंटल, यानी कि v अपॉन 4l की वैल्यू निकालनी, बस यहाँ पे इसको नीचे भेज दिया तो 20 हर्ट्ज आ गया, ठीक है। ये था अपने पास सवाल है ना। अब आता है अपने पास रेजोनेंस कॉल्मन एक्सपीरियंस, ये होता है रेजोनेंस कॉल्मन एक्सपीरियंस होता है, वो एक्चुअल में स्पीड फाइंड करने के लिए काम में आती है ना, स्पीड साउंड की स्पीड को फाइंड करने के लिए काम में आता है। इसमें देखो क्या होता है कि एक ट्यूनिंग फॉर्क होती है जिसके ये दोनों सिरे होते हैं, और अपन क्या करते हैं, इसको अगर मैं थोड़ी सी किसी को टच करके बजाऊँ तो यहाँ पे जो ये ट्यूनिंग की लाइन है ये क्या होती है, ऐसा जम करते हैं ना, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकलती है, साउंड निकलती है। बस यहाँ पे एक बार जब वाटर इतना था, फिर यहाँ पे मैंने ये वॉल लगा दिया, अब धीरे धीरे वाटर में कम करता रहा है ना, तो यहाँ पे पहले इतना बनेगा, ठीक है, फिर इतना बन के, सॉरी यहाँ पे एंड पॉइंट है, ऐसे बनेगा, धीरे धीरे ऐसे बनता है ना। तो बस आपको यहाँ पे साउंड की स्पीड आती है, वो कितनी आती है 2ft मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये आती है बस। तो यहाँ से आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए ना साउंड का, दैट इज 2ft L2 माइनस L, और ये सॉरी फंडामेंटल नहीं, ये ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी है,
तो ये जाएगा 1। ये आपके पास साउंड की इक्वेशन आती है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। कैसे आता है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप लिखोगे कैसे, देखो अपने पास इसका एक एंड फिक्स है, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। यहाँ पे वॉल्व है ना, यहाँ पे मान लो पानी इतना भरा था ना, पहले ये कंडीशन, तो यहाँ पे एक पॉइंट फिक्स है और ऑर्गन पाइप का एक पॉइंट मतलब क्लोज है, तो इसका मतलब अपन यहाँ पे जो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, वो क्या लिख सकते हैं बताओ, वो लिख सकते हैं वी अपॉन क्या लिखेंगे बताओ फटाफट, ये हो जाएगा 4L। यहाँ पे L1 मान लेता हूँ, दैट इज़ L1 लेंथ है यहाँ से, तो L1 होगा, लेकिन एक साथ में और एक E आता है, दैट इज़ एंड करेक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा होती है इसकी, और ये जो लेंथ होती है इसको E बोलते हैं ना, यहाँ से ये होता है अपने पास। ठीक है, तो ये अपने पास फर्स्ट था, समझ में आया क्या ये, और ये अपने पास फंडामेंटल है ना, सही लिखा है मैंने, ये इस ट्यूनिंग के इक्वल हो जाती है। रेजोनेंस का मतलब ये है कि जब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है और ट्यूनिंग के जो यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, तो इस केस में अपन को एक ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है, एकदम लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है। इसलिए यहाँ पे आप देखना, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हो, अगर आपके पास ट्यूनिंग फोर्क है तो एक बार बजा के करना, धीरे धीरे पानी गिराना, तो आपको ऐसे आवाज़ सुनाई देगी, ऐसे। वो ज़्यादा आवाज़ कब सुनाई देगी बताओ, वो इसकी जो आवाज़ मैक्सिमम कब हो जाएगी, लाउडनेस ज़्यादा कब होगी, जब यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, इस केस में आपकी जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि लाउडनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस कंडीशन, है ना, रेजोनेंस कंडीशन, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे इसकी है ऑर्गन पाइप की, वो इस ट्यूनिंग फोर्क के इक्वल हो जाती है ना। तो इस केस में पहली इक्वेशन यहाँ से बनी, ठीक है, और दूसरी जब अपने पास वाटर यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे मैं ये लेंथ L2 है और यहाँ पे बन जाएगा ऐसे, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी ट्यूनिंग फोर्क की, वो रेजोनेंस क्या बन जाएगी, V/4 L2 + E, है ना, ये बन गई अपने पास। अब ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, V = हो जाएगा अपने पास, बताओ कैसे लिखा, ये हो जाएगा 4, सॉरी इसको मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ से इसको पार्ट को इस तरफ लेके जाता हूँ, तो अपने पास L2 + E की वैल्यू आ जाती है V/, ये हो जाएगा 4 कितना FT, सही लिखा है मैंने। और यहाँ से जो अपने पास वैल्यू निकल के आती है, यहाँ से L1 + E की वैल्यू आती है निकल के, दैट इज़ कितनी निकल के आएगी, वो आ जाएगी V/4 FT, सही लिखा है क्या मैंने, हाँ, तो ये अपने पास हो जाएगा। और आप ध्यान से देखोगे एक बार, ये इक्वेशन नंबर मैं लगा देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और ये जो है इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को क्या कर देता हूँ, मैं घटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ से ध्यान से देखो, मैं यही कर देता हूँ, है ना, एक पेज ऐड कर देता हूँ, तो अपने पास दोनों की L1 + E की वैल्यू आई, दैट इज़ V/4 FT, और L2 + E की वैल्यू आई V/4 FT, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैं घटा देता हूँ, है ना, सेकेंड -1, तो L2 ज़्यादा है तो L2 - L1 आ जाएगा, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये अपने पास माइनस के हो गए, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये सही लिखा है क्या, सॉरी यहाँ पे एक मैंने थोड़ी सी मिसिंग कर दिया। अगर इस केस में है, ठीक है ना, एक एंड फिक्स है और अपने पास ये वाला है, तो अब की बार जो फ्रीक्वेंसी बनेगी दैट इज़ 3 टाइम्स बनेगी, सही लिखा है क्या बताओ, 3 टाइम्स बनेगी, है ना, तो यहाँ से ये अपने पास 3 आ जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन कर दिया मैंने, तो यहाँ पे अपने पास 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 2V साउंड की, ठीक है, साउंड की हो जाएगी अपॉन 4 FT। तो यहाँ से कितनी बनी, ये अपने पास 2 बना, और ये अपने पास इस तरफ भेज दूंगा, तो जो अपने पास वेलोसिटी निकल के आई थी दैट इज़ 2 FT L2 - L1, है ना, ये निकल के आई। तो ये फार्मूला है, और ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में इस स्टर्निंग वेव की वेलोसिटी है, ठीक है ना, इस स्टर्निंग वेव की जो पेरेंटल वेव्स है इनकी जो वेलोसिटी है उनको फाइंड करने के लिए यहाँ पे यूज़ में लिया जाता है ना, इसका फार्मूला आपको याद रखना है, जो कि यहाँ पे ये आता है। क्या इसका डेरिवेशन आपको समझ में आया है, तो आगे बढ़ते हैं, चलो, ठीक है। अब अपन ने स्टर्निंग वेव का जो कंसेप्ट था वो यहीं समाप्त करते हैं अपन, ठीक है, इंटरफेरेंस और स्टर्निंग वेव देख ली। अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ बीट्स, है ना, आपने डीजे में सुना होगा बीट्स कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है ना, यानी कि कभी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और कभी कम हो रही है, सॉरी एम्पलीट्यूड की बात करें ना,
तो वही है बीट्स, इसको ही बीट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन टू वेव आर नियरली सेम फ्रीक्वेंसी, मैंने पहले बोला भी था कि नियरली सेम होनी चाहिए, ठीक है, और तो वहाँ से अपन को बीट प्रोड्यूस है। द नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। जैसे कि यहाँ पे एक वेव आ रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ से आ रही है, इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी f2 है। तो यहाँ पे जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज f1 माइनस फ्रीक्वेंसी f2, ये फ्रीक्वेंसी होती है ना, ये आपको याद रखनी है। आगे बढ़े क्या, चलो। तो इसका देखो कभी कभार ऐसे कहीं पे भी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, कहीं पे जीरो हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम होता है वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहाँ पे जीरो होता है वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, फिर वापस कंस्ट्रक्टिव। तो इसका एक पैटर्न बनता है ना ऐसे, इस टाइप का, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, फिर वापस जीरो होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है ना। तो इसको बीट एनवेलप भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ये है अपने पास बीट एनवेलप 1, जो यहाँ पे लेंथ दी हुई है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। क्या ये आपको बात सुनाई, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जाती वेलोसिटी आपस में मिल गई है ना, स्लाइटली फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, तो इस वजह से अपन को ऐसा मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन प्रॉन्ग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क है ना, जो यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क है, इसके जो फ्रंक है ना, ये इनको अपन बोलते हैं प्रॉन्ग्स, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं ट्यूनिंग फोर्स है ना, पूरे को क्या बोलते हैं अपन, ट्यूनिंग फोर्क। आर लोडेड विथ वैक्स। अगर मैं इसके ऊपर वैक्स कर दूं, है ना, इसके ऊपर मैं वैक्स कर दूं इसके ऊपर मैं वैक्स कर देता हूँ, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज हो जाती है। और अगर मैं इस फील्ड कर देता है ना, थोड़ी सी घिस देता हूँ, तो इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। बस आपको एक बात याद रखनी है, वैक्स करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं फील्ड करूँगा तो यहाँ पे फील्ड करूँगा तो अब क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी। बस ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक सवाल है, अच्छा सवाल है, अगर आप कर पाओ, 2023 का ये मुझे लगता है ऐसे करते हैं, आपको ही करने देते हैं ना। इसमें कितने सवाल रहे, ये लास्ट सवाल था। देखो सवाल क्या है कि अ ट्यूनिंग फोर्क इज़ अ फ्रीक्वेंसी 300, ये अपन को दिया है, और 5 बीट पर सेकेंड, है ना, प्रोड्यूस 5 बीट पर सेकेंड अपन को दिया है। विद द ट्यूनिंग फोर्क इज अननोन फ्रीक्वेंसी, है ना, इफ द ट्यूनिंग फोर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी इज लोडेड विद वैक्स, अब वैक्स कर दिया, द बीट फ्रीक्वेंसी बिकम्स 3 बीट पर सेकेंड। पहले बीट फ्रीक्वेंसी कितनी थी, बीट फ्रीक्वेंसी थी वो थी अपने पास 5, अब लोडेड करने के बाद इसकी 3 हो गई। यानी कि अगर अपने पास फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी है वो 300 है ना, 300 है, तो अब की बार जो बनेगी यहाँ पे लिखा है ना, तो 300 या तो अपने पास बन सकती है 305, या अपने पास दो बन सकती है 295, दो चीज़ें बन सकती है ना। बीट फ्रीक्वेंसी अगर पहले 5 दी है, 5 का गैप रहेगा, तो हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, दो केस बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 305 भी बन सकती है, 305 और 295 भी बन सकती है, ये बोला है। अब 3 हो गई ओरिजिनल, देन ओरिजिनल आपको कितनी फ्रीक्वेंसी होगी वो बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हो गई, इसका मतलब अगर ये 3 हो जाती है तो यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी, अगर वैक्स करता हूँ, वैक्स करने से क्या होगा बताओ, जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी, यस और नो। तो फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होगी तो इस केस में फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नियरली पास में आ जाएगी। ये आपको समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है पास में आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर, देखो सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बता दिया, यहाँ पे ये इसकी जो फ्रीक्वेंसी है अगर कम हो रही है, 3 हो गई, 3 हो गई, इसका मतलब क्या है बताओ, 3 हो गई तो कितनी हो जाएगी, ये यहाँ पे आ जाएगी पास में, और ये पास में यहाँ पे आ जाएगी, सही लिखा है मैंने। तो 3 बीट अब जो बता रहा है वो बीट कितनी आ रही है, 3 आ रही है, यानी कि यहाँ पे ये कम हो सकती है, वैक्स करने से हमेशा कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे अपने पास जो आंसर बन जाएगा दैट इज़ ये वाला आंसर बन जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, मैंने आपको क्या समझाया कि 300 तो यहाँ पे 300, ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी पहले 5 थी, है ना, बीट पर सेकेंड, तो 305 हो सकती है, 305 या 295 हो सकती है, ये अपन को पता चल गया। फिर क्या बोला है कि यहाँ पे कितनी हो जाती है, वैक्स करने से 3 हो जाती है, तो ये कम हो जाएगी 3, ये भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये अपने पास फ्रीक्वेंसी नियर आ रही है ना, यहाँ पे 3 आ रहा है, या बीट फ्रीक्वेंसी आ रही है 3, तो अपने पास ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्या, चलो। तो ये था अपने पास आज का लेक्चर, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और बस बाकी कुछ और क्या करना है मैंने आपको बताता ही रहता हूँ वैसे, ठीक है। तो ये जितने भी कंसेप्ट इस चैप्टर में मैंने बताए है ना, इस वेव चैप्टर में, वो अच्छे से पढ़ के जाना। और ये जो चैप्टर है वो बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, पता नहीं लोग इसको क्यों
स्किप कर देते हैं। इसके जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही ईजी आते हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। आप अगर आपको फॉर्मूले पता है, कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ज़्यादा इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने का होता नहीं। इसके जो पैटर्न होते हैं वो फिक्स होते हैं, है ना, क्वेश्चन के पैटर्न फिक्स होते हैं, तो ईजी चैप्टर है। तो आपको मिलता हूँ नए लेक्चर में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहना, टेस्ट देते रहना, एनालिसिस करते रहना और अपने मार्क्स को इंक्रीज करते रहना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, ठीक है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।